Hello students, let us discuss Newton's third law of motion and gravitation. According to Newton's third law of motion, when one body exerts a force on another body, then the second body also exerts an equal and opposite force on the first body. Newton's third law of motion holds good for gravitational force. This means that when Earth exerts a force of attraction on an object, then the object also exerts an equal force on the earth in opposite direction. इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है तो बदले में वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा. नाउ सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज अ स्टोन. दिस स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट. नाउ the earth will attract this stone and let that force be F1. In return, the stone will also exert a force on the earth and that force be F2. According to Newton's third law, these two forces are equal and opposite. देखिए ये अर्थ है, ये स्टोन है. जब इस स्टोन को हमने एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया तो क्या हुआ, ये स्टोन नीचे गिरना शुरू कर देगा. मतलब अर्थ इस स्टोन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये स्टोन भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. दैट फोर्स इज F2. न्यूटन के ही थर्ड लॉ के हिसाब से ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं. दैट इज F1 इज इक्वल टू F2. तो यहाँ से आप देखेंगे F1 इज इक्वल टू माइनस F2. नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, और ये इज इक्वल टू का साइन है, ये बता रहा है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं. सो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. यानी जितनी फोर्स अर्थ स्टोन के ऊपर एक्सर्ट करेगी उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स स्टोन अर्थ के ऊपर एक्सर्ट करेगा. नाउ इफ द स्टोन ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ, देन वाई डू नॉट वी सी द अर्थ राइजिंग अप टुवर्ड्स द स्टोन. अब देखिए दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी जितनी फोर्स स्टोन पर लग रही है उतनी ही फोर्स अर्थ पर लग रही है. लेकिन स्टोन हमको मूव करता हुआ यानी गिरता हुआ दिखता है, लेकिन अर्थ ऊपर की तरफ उठती हुई हमको नहीं दिखती है. इसका क्या कारण है? सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इस फॉर्मूला से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? F/m. Now this formula shows if mass is small, then acceleration produced is greater, and if mass is large, then acceleration produced will be smaller. तो स्टोन का मास कम है. क्योंकि स्टोन का मास कम है तो जो स्टोन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट हमको मूव करता हुआ दिखेगा, तो स्टोन भी हमको मूव करता हुआ दिखता है. अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है. फोर्स तो दोनों ही केसेस में सेम है. मास अर्थ का बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, अर्थ में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो हमको ऊपर जाती हुई नहीं दिखेगी. नाउ इट कैन बी शोन बाय कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन करके हम ये दिखा सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन 1 किलोग्राम स्टोन में प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो पिछला हमारा केस था उसमें जो स्टोन था उस स्टोन का मास हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम है. तो अर्थ की वजह से उस स्टोन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब दोनों ही ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस जो हैं वो इक्वल और अपोजिट हैं, तो जो एक्सेलरेशन अर्थ में प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू है 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्टोन, और ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ. अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग वैल्यू. ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई, -24. माइनस है तो नीचे आकर के प्लस हो जाएगा. सो 1.63 अपॉन यानी डिवाइडेड बाई 10⁻24. जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी छोटी वैल्यू आने वाली है. तो क्योंकि ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टोन हमको मूव करता हुआ दिखता है. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है तो हमको अर्थ जो है वो मूव करती हुई नहीं दिखती है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल.
The falling of a body from a height towards the earth under gravitational force of the earth is called free fall, and such a body is called freely falling body. देखिए, आप अपनी घर की छत से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरना शुरू कर देता है। और वो ऑब्जेक्ट क्यों गिरता है अर्थ की तरफ? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। तो जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती है। तो ये जो बॉडी का गिरना है, ऑब्जेक्ट का गिरना है, इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। और जो बॉडी है उसको कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ऑब्जेक्ट का गिरना अर्थ की तरफ इज फ्री फॉल, और वो जो बॉडी है वो कहलाएगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और जब बॉडी फ्री फॉल में होती है, या आप यूं कह लीजिए, हम किसी बॉडी को फ्री फॉल में तभी कह सकते हैं जब उस बॉडी के ऊपर सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो, उसके अलावा और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही हो। सिर्फ तभी हम कह सकते हैं कि वो बॉडी फ्री फॉल में है। देखिए, इनिशियली इट वॉज अज्यूम्ड, शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि जो बॉडी हल्की है वो अर्थ की तरफ धीरे धीरे गिरती है, इट फॉल्स स्लोली। और जो बॉडी हैवी है, भारी है, इट फॉल्स रैपिडली। यानी हल्की चीज़ें तो धीरे धीरे गिरती हैं अर्थ की तरफ, और भारी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से गिरती हैं। बाद में इस थ्योरी को गलत पाया गया और उसके लिए एक्सपेरिमेंट प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया। और कैसे किया उन्होंने? देखिए, वो लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पर चढ़े और वहाँ से उन्होंने 2 स्टोन गिरा दिए सेम टाइम पर, जिनके मास अलग अलग थे। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पर चढ़ने के बाद गैलीलियो ने क्या किया? 2 पत्थर जिनके मास अलग अलग थे उनको एक ही टाइम पर ड्रॉप कर दिया। ये दोनों पत्थर सेम टाइम पर अर्थ के ऊपर पहुंचे। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि जो एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है, अर्थ की तरफ गिरता है, तो जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे बॉडी हल्की हो चाहे बॉडी भारी हो। जब ये अर्थ की तरफ गिरेंगी तो इनमें सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये बात गैलीलियो ने साबित कर दी। अगर आप फेदर को और मान लीजिए एक 5 के एक कॉइन को मान लीजिए, अगर एक फेदर और एक कॉइन आप साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर दें एक सर्टेन हाइट से, तो क्या होगा? कॉइन तो पहले पहुंचेगा और फेदर बाद में पहुंचेगा अर्थ के ऊपर। तो इसका क्या रीज़न है? अगर दोनों में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, मैंने अभी कहा कि जो बॉडी नीचे की तरफ गिरती है, अर्थ की तरफ गिरती है, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। इसका मतलब तो फेदर को और एक कॉइन को सेम टाइम पर अर्थ के ऊपर पहुंचना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा होता है? आप देखते हैं फेदर तो बहुत धीरे धीरे पहुंचता है नीचे, और कॉइन बहुत जल्दी अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो फेदर है उसका मास कम है लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्योंकि फेदर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है, एयर इसके नीचे गिरने को रेजिस्ट करती है। तो जो फेदर है वो धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। कॉइन का मास ज़्यादा है और सरफेस एरिया कम है, तो कॉइन पहले पहुंच जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है वो बहुत कम होती है। अगर आप वैक्यूम में फेदर और कॉइन को ड्रॉप करेंगे तो दोनों सेम टाइम में गिरेंगे और अर्थ के ऊपर सेम टाइम में पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फेदर बाद में पहुंचेगा और कॉइन पहले पहुंचेगा। वैक्यूम में आप फेदर गिराइए, कॉइन गिराइए, साइमल्टेनियसली एक साथ ड्रॉप कर दीजिए, दोनों सेम टाइम पर अर्थ के सरफेस पर गिरेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। When an object is dropped from certain height, it starts falling down. And when this object falls down, its velocity increases at a constant rate. So, when a body falls freely, it is uniformly accelerated. आप जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराते हैं तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, गिरना शुरू कर देता है। जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है, यानी जब ये अर्थ की तरफ गिर रहा होता है,
तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है एट अ कांस्टेंट रेट, यानी हर सेकंड इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाती है एट अ कांस्टेंट रेट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में रहता है तो उसमें एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। And the uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ये अर्थ है, ये स्टोन है। जब आप इस स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये अर्थ की तरफ गिरना शुरू कर देगा। जब ये स्टोन अर्थ की तरफ गिर रहा होगा तो इस स्टोन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एट अ कांस्टेंट रेट। जैसे जैसे ये स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है अर्थ की तरफ, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये स्टोन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इस स्टोन में अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि इस ग्रेविटी के बनने का, प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, अर्थ की ग्रेविटी। सो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको डिनोट करते हैं बाय स्मॉल जी। कैपिटल जी का मतलब था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेजर की है कैलकुलेशन से हमने, बाद में हम इस कैलकुलेशंस को देखेंगे भी। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि जब कोई बॉडी गिरती है, फ्री फॉल में होती है अर्थ की तरफ, सो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे ऑब्जेक्ट भारी हो चाहे ऑब्जेक्ट हल्का हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट में सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर बॉडी के मास का कोई भी असर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि जब बॉडी फ्री फॉल में होती है, अर्थ की तरफ गिर रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड इंक्रीज होती है बाय 9.8 मीटर पर सेकंड। सो व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे ही आएगी, ये मीटर पर सेकंड था, ये जब नीचे आएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। सो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसका रिटार्डेशन होता है, और उसकी भी क्या रेट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी एट 9.8 मीटर पर सेकंड, और जब वो बॉडी पीक पर पहुंच जाएगी उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, फिर से वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगी और उसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। तो जब बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो एक्सेलरेट होती है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है एट 9.8 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। और जब बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और रेट सेम है दोनों का, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे नीचे गिरे चाहे ऊपर फेंके, एक्सेलरेशन भी 9.8 मीटर पर सेकेंड है और रिटार्डेशन भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रिटार्डेशन इज ऑल्सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी वैल्यू, अब देखते हैं कैलकुलेट कैसे हुई। देखिए दिस इज अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम, मान लिया हमने इसका मास एम है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर। अर्थ जो है उसका रेडियस कितना है, आर। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ स्टोन, अब मान लिया एक स्टोन है, ये एक स्टोन, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m is mass of stone and r is separation between earth and stone। r क्या है, अर्थ और स्टोन के बीच का सेपरेशन। अब देखिए, चाहे ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ हो, जैसा कि यहाँ रखा हुआ है, आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्टोन है, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इस स्टोन के सेंटर का
और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस कितना हुआ r, तो दोनों का सेपरेशन कितना मानेंगे r। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर ना रखा होकर के थोड़ा सरफेस के नज़दीक रखा हुआ है, बिल्कुल सरफेस पर नहीं है पर बट सरफेस के क्लोज है। उस केस में भी हम सेपरेशन को r ही मानेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ एक बड़ी वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶। अगर इस वैल्यू में हम ये छोटा सा डिस्टेंस ऐड कर दें तो इस वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तो हम इस डिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं। तो चाहे ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ हो या फिर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नज़दीक हो, दोनों ही केसेस में जो सेपरेशन है दोनों यानी कि अर्थ का और स्टोन का वो हम r ही मानेंगे। सो Gmm/r², r सेपरेशन है और कितना है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब देखिए जब ये स्टोन नीचे की तरफ गिरेगा तो इसके ऊपर अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा F/m। F तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कर भी लिया हमने ये फॉर्मूले से Gmm/r²। तो F की जगह आप ये वैल्यू रख दीजिए Gmm/r² और एक m पहले से ही है, तो क्या होगा दिस m विल कैंसिल आउट द m और मास इन द न्यूमरेटर। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है Gm/r²। अब ये एक्सेलरेशन इस स्टोन में प्रोड्यूस होगी जब अर्थ की तरफ ये गिरेगा। अब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इसके बनने का कारण, प्रोड्यूस होने का कारण अर्थ की ग्रेविटी है। सो हम ए को रिप्लेस कर देते हैं जी से, और जी कितना हुआ Gm/r²। अब देखिए जी की वैल्यू हमको मालूम है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमने पहले भी ये वैल्यू डिस्कस की थी, 6.67 लिया था तब। तो कुछ बुक्स में आपको 6.7 इंटू 10⁻11 दी मिलेगी वैल्यू, और कुछ बुक्स में 6.67, दोनों का एक ही मतलब है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पर हमको दी गई है वैल्यू G इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो हमारे को जी की वैल्यू मालूम है, एम की वैल्यू मालूम है और आर की वैल्यू भी मालूम है। सारी वैल्यूज रख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही वैल्यू बताई गई थी पहले। कई बार कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए स्टूडेंट्स आपको जी की वैल्यू 10 दे दी जाती है, राउंड फिगर कर देते हैं। 9.8 को राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, कई बार न्यूमेरिकल में आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया मिलेगा, तो वो सिर्फ इसलिए दिया गया है वो वैल्यू आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले भी ये हमारे पास इक्वेशन आई थी लास्ट लेक्चर में, कैसे सिंप्लीफाई किया। 6.7 इंटू 6 आपका बनेगा 40.2। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यानी बेस सेम है, पावर एड, यानी 10 - 11 + 24। और नीचे क्या आएगा 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। सो 6.4 का होल स्क्वायर आएगा 40.96, और 10⁻6 का स्क्वायर आ जाएगा 10⁻12। अब देखिए ऊपर बच गया 10⁻13, नीचे बच गया 10⁻12। अब इसको ऊपर ले जाइए तो क्या बचेगा 10⁻1, क्योंकि 12 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 10⁻13 पहले से ही था, -12 तो 10, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 0.98। तो 0.98 इंटू 10 कितना बनेगा 9.8। तो इस तरीके से आप बाकी न्यूमेरिकल्स में भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ईजी है ये। Now these are some assignment questions for you. Solve these questions. Thank you.